हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूँ सी सुमंग रतानी। और जैसा मैंने आपको लोगों को बोला था और प्रॉमिस किया था, दिस इज योर सरप्राइज नंबर 3। आज मैं आप लोगों के लिए अभी जो लेटेस्ट May 22 का आरटीपी आया है वो सॉल्व करना चाहता हूँ। हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। देखो, आरटीपी की जब हम बात करते हैं ना, तब एक दो चीज़ें आपको समझ लेनी है। एक, ऑब्वियसली आरटीपी में से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बहुत सारे रैंकर से डिस्कस किया है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि आपको आरटीपी पढ़ना चाहिए। पर दूसरा मुझे आपको जो बताना है वो है बिहाइंड द लाइन, कि आरटीपी से आपको ये पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। राइट, जो दिया है वो एग्जैक्ट तो आए ना आए, जो भी आते हैं, बट और क्या आ सकता है। राइट, तो मैं आपको दोनों चीजें एनालाइज करके यहाँ पे बताऊंगा। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द आरटीपी। ओके, सो दिस इज योर आरटीपी। आप देख सकते हैं आपका जो लेटेस्ट May 22 का ये आरटीपी है, आपका रिवीजन टेस्ट पेपर है। राइट, जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे इश्यू किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप ये आरटीपी शुरू करते हो तो वेरी फर्स्ट थिंग, राइट, द द द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट इज गिवन हियर इज बेसिकली कि आपका जो चैप्टर नंबर 9 है, राइट, आपके चैप्टर नंबर 9 में एक टॉपिक है शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, सेक्शन 53 है इसका। राइट, और ये सेक्शन 53 में देयर इज अ अमेंडमेंट। राइट, तो सबसे पहले उन्होंने ये अमेंडमेंट जो है उसके बारे में बताया गया है। और उन्होंने ये बोला है कि ये सेक्शन 53 जो आपकी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया गया है उसमें थोड़े चेंजेस है जो आपको नोट करने हैं। इसका एक सिंपल मतलब ये हो गया कि दिस इज वेरी आईएमपी क्वेश्चन। कल मैं आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। राइट, और उसमें भी मैंने लिखा है, और अभी जब हम आरटीपी शेयर कर रहे हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई? बिकॉज देयर इज अ चेंज। अच्छा, अभी क्या चेंज है? कायदे में ये बोला गया था कि ये जो शेयर्स होते हैं उसको आप डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। वो सेम है, देखो, कंपनी शेल नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। सिंपल, कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती है एक्सेप्ट सेक्शन 54 विच इज स्वेट इक्विटी शेयर। अगर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करती है तो पूरा डिस्काउंट क्या हो जाएगा? वॉइड। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो ये जो है ना, सबसेक्शन 2 क्लॉज ए और सबसेक्शन 2 कैपिटल ए करके एक नया सबसेक्शन इंसर्ट किया गया है जो बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी मे इश्यू शेयर डिस्काउंट इट्स क्रेडिटर व्हेन इट इज इन डेट and it is converted into share in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme as approved by RBI or as regulated by RBI अंडर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नाउ समझना इसको कि ये जो है ना, दैट इज योर न्यू अमेंडमेंट। राइट, दैट इज योर न्यू अमेंडमेंट। पहले ऐसा था कि आप डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर सकते नहीं है। राइट, अच्छा, अगर आप डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर उसका एक एक्सेप्शन था। बट अभी रिसेंटली सबसेक्शन 2 कैपिटल ए इंसर्ट किया गया है जहां पे बोला गया है कि अगर आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरह आपके क्रेडिटर को डिस्काउंट पे शेयर देते हो जो बाद में जाके, सो इन अ वे दैट डिस्काउंट वाला शेयर टू क्रेडिटर इन अ डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दैट इज परमिसिबल। अभी समझना, they may ask you simply the shares issued at discount and audit of shares issued at discount, but फेयर चांस ये है कि वो लोग आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे जहां पे वो लोग आपको ये पूछेंगे कि कंपनी ने ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरह डिस्काउंट पे इश्यू किया है, लेकिन वन ऑफ द डेटर क्रेडिटर का ये बोलना है कि भाई डिस्काउंट पे तो शेयर इश्यू हो ही नहीं सकते, सेक्शन 53 मना करता है। तो बोले क्या करना है, तो आपको उसमें गाइड करना है। अच्छा, इसमें ऑडिटर को क्या चेक करना है वो वाली बातें भी इंसर्ट की गई है, तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। 3 बातें दी गई है कि ऑडिटर को क्या चेक करना है। तो ये एक अमेंडमेंट प्लस ये जो 3 बातें हैं, दैट हैज बीन न्यूली इंसर्टेड, देयर हैज बीन अमेंडमेंट इन दैट, एंड दैट्स वेयर योर सेक्शन 53 बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर May 2022 एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं उसकी तरह। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए हैं, और उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी सिनेरियो के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट से शुरू हो रहा है। राइट, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। राइट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स है। चलो एक एक करके वो भी पढ़ लेते हैं। नो एंट्री इज पास्ड फॉर द चेक रिसीव्ड बाय द ऑडिटी ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड so state with the reasons whether the following statement are true and false. No entry is passed for the check received by the auditee on the last day of the year and not yet deposited in the bank. Right, तो ऑब्वियसली गलत है ना। राइट, देखो, अगर आपको चेक रिसीव्ड हो गया है तो आपको उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। तो
This is wrong treatment, right? Okay. Written representation from the management can be substitute for other audit evidence that the auditor could expect to be reasonably available. तो ये गलत है, राइट? आप ध्यान रखना कि SA 580 है जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है, और SA 580 ये बोलता है कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है दैट इज इन एडिशन टू अदर ऑडिट एविडेंस, राइट? अच्छा, आप चाहो तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, बट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे नहीं लोगे उसका आपके ओरिजिनल एविडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माने कि सिंपली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट सब्सटीट्यूट, राइट? ये सब्सटीट्यूट कर सकते नहीं है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड आपको बोला है पैरा 3(1)(d) ऑफ कारो 2020, राइट? तो मैंने आपको कारो के रिलेटेड पूरी की पूरी प्रोविजंस समझाई है। कारो का अलग से मैंने वीडियो भी रखा है, कारो के तरह मैंने पूरा चार्ट भी बनाया है जो आप मेरी मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हो, राइट? इट्स अ डिटेल माइंड मैप चार्ट जहां पे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। उतना कर लिया तो कारो में उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी लिखा है, यहाँ पे भी फिर से आपको बता रहा हूँ कि कारो 20 का कंफर्म क्वेश्चन आएगा। करेक्ट इनकरेक्ट भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है, और प्रैक्टिकल या तो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट? सो दैट्स अबाउट कारो। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Communicating key audit matters in the auditor's report is a substitute for reporting in accordance with 570. Obviously incorrect. Specific point दिया गया है कि communicating key audit matter is not a substitute for reporting under 570. It is not a substitute for modified opinion. It is not a substitute for basically the material disclosure. तो कुछ चीजों का substitute नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। A loan granted for the purpose or for the short duration crop will be treated as an NPA if the installment of the principal and interest thereon remains overdue for a one crop season. Okay, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये बेसिकली क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 2 सीजन है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था जब मैं पास्ट पेपर सॉल्व कर रहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, राइट? मैंने आपको ये बोला था कि आप जब करेक्ट इनकरेक्ट लिखते हो तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप जो करेक्ट है वो लिख सकते हो, राइट? और या तो ये जो दिया है वो इनकरेक्ट है, उसका रीजन लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि भाई जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है उसमें 2 सीजन होता है, या तो आप क्या लिख सकते हो कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है ना उसमें 1 सीजन होता है। एनीवे इट इज करेक्ट, राइट? एनीवे इट इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं। It needs to be ensured that the drawing power is calculated as per the extent guideline formulated by RBI and agreed upon by the concerned statutory auditor. Special consideration need not to be given to the proper reporting of the sundry creditors for the purpose of calculating the drawing power, right? Special consideration need not to be given to proper reporting of the sundry creditors for the purpose of calculating the drawing power. तो यहाँ पे आप देखते हो तो स्पेसिफिकली इन्होंने जो बोला है ना कि स्पेशल कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी गिवन, दैट इज इटसेल्फ इनकरेक्ट, राइट? सो ये भी इनकरेक्ट है, राइट? रेदर ये है कि जब आप ड्राइंग पावर गिन रहे हो तब स्पेसिफिक कंसिडरेशन नीड टू बी गिवन फॉर अ सन्ड्री क्रेडिटर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द ड्राइंग पावर। आगे बढ़ते हैं। द ड्यूटीज पावर ऑफ CAG इन रिलेशन टू द ऑडिट अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी परफॉर्म इन एक्सरसाइज बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद द CAG एक्ट, नो, राइट? When it comes to the company, ध्यान रखना, when it comes to the company, because क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंपनीज, when it comes to the company, CAG की ड्यूटीज एंड पावर विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट, राइट? आपको ध्यान में रखना है, इट इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट इज नॉट रेदर गवर्न बाय द CAG एक्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिफोर होल्डिंग द इंक्वायरी बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रार 30 days नोटिस मस्ट बी गिवन। देखो, आप याद करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर रजिस्ट्रार को अगर इंक्वायरी या तो इंस्पेक्शन करना है तो एक तो स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, एंड दिस अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड इज बेसिकली 15 days। इसलिए ना मैं स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उसमें जितनी भी सारी अलग अलग टाइमलाइंस आती है, मे बी लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑडिट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जितनी भी अलग अलग टाइमलाइंस है उसको लिख के रखिए, उसको 2, 3, 4 बार आप पढ़िए, ताकि एग्जाम के टाइम पे उसके ऊपर MCQ आ गया, करेक्ट इनकरेक्ट आ गया, आपको तुरंत क्लियर है और आपको उसके कैश मार्क्स मिल सकते हैं, राइट? सारी टाइमलाइन आप अलग से नोट्स बनाइए, सेक्शन के अलग से नोट्स बनाइए, स्टैंडर्ड के अलग से नोट्स बनाइए, और बाकी मैं आपको बहुत सारी चीजें देने वाला हूँ, उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी जब हम ये चैप्टर में जा रहे हैं
तो ना सिर्फ हम जो क्वेश्चंस दिए वो पढ़ेंगे, बट हम ये भी समझने का ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन के बेस पे उनका थिंकिंग पैटर्न क्या है और क्या क्या आ सकता है। तो लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो, देखो ये ऑड है। जनरली मैं स्टूडेंट को ये बताता हूं कि चैप्टर नंबर 1 जो है ना उसमें एक एसक्यूसी, एक आपका इनहेरेंट लिमिटेशन और एक आपका जो एसए 210 का टॉपिक है, ये 3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, राइट। हर बार कहीं ना कहीं घूम फिर के जब हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं इन्हीं 3 टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन, दिस इज the IESBA code establishes the fundamental principle of professional ethics. Okay, so ये बेसिकली आपका SQC का ही क्वेश्चन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। लेकिन नोटवर्दी थिंग हियर इज कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ते हो, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और वो सारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो वो सिर्फ एक एक लाइन में दिए गए हैं। तो आप यहाँ से ना ये क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि ये अगर 4 मार्क में आ गया तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा, राइट। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज गुड क्वेश्चन, यू मस्ट सी इट। सेकंड देखो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी अनयूजुअल क्वेश्चन है, राइट। चैप्टर नंबर 1 में से, क्योंकि देखो अब तक सारे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ गए हैं, तो नाउ दे आर बेसिकली व्हाट व्हाट आई एम अगेन ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दे आर ट्राइंग टू गो टू इवन द कॉर्नर्स। जो चीजें अभी तक पूछी नहीं है ऐसी चीजें पूछने का वो ट्राई कर रहे हैं, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, राइट। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग essays apply in audit of historical financial information, where the standard on review engagement SRE apply in review of historical financial, explain detail with giving example। तो आपको ऐसे क्या है और आपको SRE क्या है, ये दोनों चीज समझानी है। मतलब ये समझना है यहाँ पे कि ये किसका टॉपिक है, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस करके आपका टॉपिक नंबर 8 है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, उसका। अब मैं आपको यहाँ पे 2 बातें बताना चाहता हूँ। इससे ये चीज कंफर्म हो रही है कि दे आर थिंकिंग टू आस्क सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। दे मे नॉट आस्क यू द सेम क्वेश्चन लाइक दिस, बट मैं आपको अश्योर करता हूं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी डाला है कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। दे मे नॉट गिव यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट दे आर टेलिंग यू कि बी प्रिपेयर फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कोड ऑफ एथिक्स प्रोफेशनल अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाइज 5 थ्रेड्स, राइट। तो अगेन 5 थ्रेड्स के बारे में डिस्कस किया गया है, फैमिलियरिटी थ्रेड, तो वो 5 थ्रेड है। ये थ्रेड वाला क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी बोला था IMP है। थ्रेड वाले क्वेश्चन के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मेक श्योर करना आप ये पढ़ रहे हो, राइट। तो 3 अलग अलग टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हो जो चैप्टर नंबर 1 में इन्होंने एम्फेसाइज किए हैं RTP के तरह। एक SQC के बारे में पूछा है, थ्रेड्स वो भी SQC का पार्ट है, और दूसरा SSP के बारे में पूछा है, राइट। तो मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 के भी 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, और चैप्टर नंबर 2 के 3 क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, एंगेजमेंट पार्टनर वांट्स टू डेवलप एन ऑडिट प्लान, डिस्कस द मेथड डिस्क्राइब्ड इन सच ऑडिट प्लान, राइट। ऑडिट प्लान के 9 अलग अलग टॉपिक है, आप मेरी चार्ट बुक से देख सकते हो, समरी वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, राइट। तो वहां पे डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान का जो क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन मतलब कि ऑडिट प्लान में क्या इंक्लूड किया जाएगा, राइट। वो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान का क्वेश्चन आपको पूछा है। ये चीज समझना, ये सबसे पहले है ना मई 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मई 18 में फॉर द फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था जब नया नया इंटर का सिलेबस आया था। एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 4 का भी क्वेश्चन है, राइट। चैप्टर नंबर 4 में इसको बोला गया है अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी, राइट। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द अंडरस्टैंडिंग एंटिटी। और जब आपको एंटिटी को समझना है तो मैं जनरली ये बोलता हूं कि आप है ना मैक्रो से माइक्रो में जा सकते हैं, 5 पार्ट में आप इसको समझ सकते हैं। मैक्रो से माइक्रो में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस एंटिटी का इंडस्ट्री समझते हो, फिर आप उस एंटिटी को समझते हो, फिर आप उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को समझते हो, राइट। फिर आप उसकी बेसिकली स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के डिस्कशन और स्ट्रेटेजिक जो चीजें होती है उसको चेक करते हो, और फाइनली आप है ना बेसिकली उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हो, okay? लेकिन समझना ये चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 2 में दिया है, क्योंकि ये सेम टू सेम टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में भी है। ऑब्वियसली एग्जाम में तो फर्क नहीं पड़ता है कौन से चैप्टर से है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज ये क्वेश्चन आगे एक बार आया हुआ है, फिर से उन्होंने पूछा है, ये सेम क्वेश्चन आने का चांस है, राइट। और ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखा है विदाउट द एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। द ऑडिटर शेल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड दोस रिलेटेड टू बिजनेस रिस्क
रिजल्टिंग एक्सप्लेन विद गिविंग एग्जाम्पल। तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आप पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ते हो, उसमें उन्होंने 5 पॉइंट और 2 में स्पेसिफिकली हर एक पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल्स भी है। तो आपको विथ एग्जाम्पल ये चीज समझनी है, आपको विथ एग्जाम्पल ये याद रखना है। दिस इज गुड क्वेश्चन, दे मे आस्क यू अगेन। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर बीइंग अपॉइंटेड एन ऑडिटर ऑफ ट्रैक लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यू वांट टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी लेवल। तो यहाँ पे आपको मटेरियलिटी का क्वेश्चन दिया गया है, right, that you have applied for percentage to choose the benchmark as starting point determining the materiality of the financial statement as a whole. What are the factors that may affect the identification of benchmark? In a way, आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग बेंचमार्क पूछा है, राइट। बेंचमार्क को अफेक्ट करते हुए तीन फैक्टर से मेजरली वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, राइट। सिंपल है। अगेन आप देखना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू थ्रू दिस होल वीडियो इज बिहाइंड द लाइन, राइट। अगर आप बिहाइंड द लाइन देखोगे तो उन्होंने ऑडिट प्लान का क्वेश्चन पूछा है, ऑडिट मटेरियलिटी का क्वेश्चन पूछा है। सो इन अ वे दे आर थिंकिंग टू आस्क यू समथिंग विद रिस्पेक्ट टू प्लान एंड मटेरियलिटी। दे मे नॉट आस्क यू एनी मोर क्वेश्चन ऑन प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी। अच्छा, डज दैट मीन कि प्रोग्राम और स्ट्रेटेजी स्किप कर लो? नहीं, उसको भी देखो, बट लास्ट टाइम के ऊपर प्लान और स्ट्रेटेजी को थोड़ा ध्यान रख के जाना। दैट्स माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे जाते हैं। तो ना अभी समझना, जब मैं चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 3 आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन किसी चैप्टर से आते हैं तो वो 3 चैप्टर है, चैप्टर 3, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, राइट। सो आई वांट यू टू पे मोर अटेंशन व्हेन इट कम्स टू चैप्टर नंबर 3। मैं तो रेदर ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिछली 3 आरटीपी सॉल्व करके जाओ व्हेन इट कम्स टू चैप्टर नंबर 3। अच्छा, इन जनरल भी आप तीनों आरटीपी सॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर सारे चैप्टर नहीं कर पाते तो ठीक है, एटलीस्ट जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से 3 है, राइट, उसको आप सभी आरटीपी में से कर लो, राइट। चलिए हम पढ़ते हैं तो क्या चीजें इन्होंने दी है। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने बोला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, while conducting the audit of PUMI Limited, the statutory auditor collected a written representation from the management. The audit was finalized in addition to the other audit procedures, but without making any inquiries, as the statutory auditor were of the short of time. In the light of information, state the importance of inquiry as one of the method of collecting audit evidence. Hello, good question. समझना, चैप्टर नंबर 3 में SA 330 का एक पोर्शन दिया है और SA 330 की तरह उन्होंने हेडिंग दिया है। हेडिंग का नाम है दे सेड बेसिकली द ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने की ऑडिट प्रोसीजर, और ये ऑडिट प्रोसीजर की तरह उन्होंने 7 मेथड्स दिए हैं, राइट। दे हैव गिवन 7 मेथड्स to perform audit procedure, including inquiry, observation, inspection, recalculation, reperformance, 7 चीजें हैं, राइट। और इन्होंने हर एक चीज का इंपॉर्टेंस और उसके एग्जाम्पल समझाए हैं, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस और उसके एग्जाम्पल समझाए। अभी समझो, जो बात मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि ऑब्वियसली इन्होंने यहाँ पे इंक्वायरी पूछा है तो इंक्वायरी तो आप कीजिए, राइट। यहाँ पे इंक्वायरी पूछा है तो अब इंक्वायरी तो कीजिए, लेकिन आप चैप्टर नंबर 3 में जाके ये जो 7 अलग अलग मेथड्स है वो सारी की सारी मेथड पढ़ लो, क्योंकि ये मेथड में से MCQ, ये मेथड में से करेक्ट इनकरेक्ट, और ये मेथड में से इसी तरीके का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के फुल चांस है, राइट। तो दे मे नॉट आस्क यू इंक्वायरी, but I am definitely telling you they will ask you one of the method, so it is very important. So understand why that method is important और how you can use that method. इंक्वायरी को कब कहाँ कैसे यूज करते हैं, इंस्पेक्शन को कब कहाँ कैसे यूज करते हैं, और साथ साथ ये भी समझ लो कि उसके एग्जाम्पल्स क्या है। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने को बोलेंगे, राइट। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। GPS एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट conducting the audit of Pratibha Limited, a listed company for the year ended 31/3/2022, is concerned with the presentation and disclosure of the segment information, right? अगेन ध्यान रखना, ये सेगमेंट इंफॉर्मेशन न्यूली एडेड टॉपिक है। आप अगर मई 2021 के पहले का इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे तो उसमें इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सेगमेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ दिया ही नहीं था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो मई 21 ऑनवर्ड वाला मटेरियल निकाला है उसमें इंस्टीट्यूट ने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का डिटेल डाला है। और मैं पिछले 2 अटेम्प्ट से स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा, पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया है और उन्होंने भी आरटीपी में भी रखा है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि देयर वुड बी। सो दिस इज बेसिकली योर SA 501, दिस इज बेसिकली अबाउट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। सो दिस इज बेसिकली अबाउट दिस सेगमेंट इन्फॉर्मेशन,
राइट। सेगमेंट इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, आप इसको देख लेना। चलिए आगे पढ़ते हैं। पचरंगा इंटरनेशनल लिमिटेड is a manufacturer of pickles, gingers, garlic paste, jams, etc. Having a plant in Jaipur, being a food industry, the company is facing many litigation various across India. Auditor of SPV wants to identify such a litigation claim involving the company may give a rise to risk of material misstatement. अगर आप याद करते हो ना तो अगेन दिस इज SA 501, राइट। SA 501 में मैं स्टूडेंट को हमेशा ये बताता हूँ कि SA 501 जो है उसमें 3 अलग अलग आइटम है। एक है इन्वेंट्री, सो इफ यू सी वन इज इन्वेंट्री, दूसरा है लिटिगेशन एंड क्लेम, और तीसरा है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। और ये तीनों में आपको दो दो प्रोसीजर्स उन्होंने दी है। अगर हम लिटिगेशन और क्लेम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये लोग बोलते हैं कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट आए ऐसे लिटिगेशन और क्लेम है कि नहीं है। और अगर आप ऐसे कोई आइडेंटिफाई कर पाते हो तो उन्होंने 3 प्रोसीजर दी है टू आइडेंटिफाई। और अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो, इफ यू कैन आइडेंटिफाई सच अ लिटिगेशन एंड क्लेम, तो आप क्या करोगे, तो आप बेसिकली डायरेक्ट कंफर्मेशन लोगे, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे लॉयर को, राइट। आप उसके लीगल काउंसिल से डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे और कुछ केस में जरूरत पड़ी तो मीटिंग भी करोगे। लेकिन उन्होंने पूरा लिटिगेशन एंड क्लेम का सारा टॉपिक नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइडेंटिफाई करने की जो 3 प्रोसीजर है वो लिखो। दैट इज ओनली दैट दे हैव आस्क्ड। चलिए आगे पढ़ते हैं। TRS एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग कंप्लीटेड the audit of the Genuine Leathers Limited has started assembling the final audit file, right? So final audit file मतलब SA 210, sorry SA 230 audit documentation। और मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट से बोला है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी डालता हूं। आपका ऑडिट का पेपर एक कारों के बिना और दूसरा SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बिना नहीं हो सकता है, तो मेक श्योर यू डू इट वेल, राइट। उसमें ऑडिट फाइल है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट दे रहा हूं उसमें भी आप देख लेना कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में से कौन से टॉपिक करने हैं। बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल के बारे में बोला गया है, ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आपको करना है, राइट। सो दैट इज अबाउट योर चैप्टर नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 4। तो अगर चैप्टर नंबर 3 आप मोटा मोटा देखोगे ना तो उन्होंने बेसिकली ये प्रोसीजर पूछी है, SA 501 पूछा है और SA 230 पूछा है। 501 और 230 दो ही मेजर स्टैंडर्ड उन्होंने पूछे हैं। बट मेरा पर्सनल ये मानना है कि आपको SA 570 एंड SA 580 दोनों में से क्वेश्चन आने का चांस है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जाम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 जनरली IT बेनिफिट्स एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। तो IT के बेनिफिट चैप्टर नंबर 4 में भी IT के बेनिफिट है, चैप्टर नंबर 6 में भी IT के बेनिफिट है, और दोनों अलग अलग है। और मैं स्टूडेंट को जनरली जब 4 में पढ़ाता हूं तो मैं उनको बोलता हूं IT की सारी बातें हम 6 में करेंगे, लेकिन उन्होंने 4 में वो IT बेनिफिट वाला क्वेश्चन पूछा है। देन while conducting the audit of Smart Limited, engaged in the team of HTR and company has considered the materiality and audit risk. Is a good question, हाँ। देखो इससे आप एक और चीज समझो, चैप्टर नंबर 1 आप पढ़ोगे, 4 आप पढ़ोगे, दे आर ट्राइंग टू गो टू द कॉर्नर्स। हेलो, मैं इतना प्रिडिक्ट कर सकता हूं इसके बेस पे कि इस बार का पेपर थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि आप RTP देख के समझ में आ रहा है कि बेसिकली दे आर आस्किंग अ वेरी वेरी अननोन क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि हर बार जो पूछते वही क्वेश्चन पूछ लिया। दिस इज द ट्रेंड दैट आई एम ट्राइंग टू शो यू, राइट। आपका चैप्टर नंबर 8 है ना, analytical procedure. As an auditor you should have that analytical mind, right? You should understand what is the trend that they are showing, and through this RTP I can suggest you, I can tell you that the trend that they are showing is a cornering. They are asking such a questions which has not been asked before. Hello, you have to consider that. चलिए पढ़ते हैं। तो मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन है ये, राइट। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। तो अब देखेंगे ना चैप्टर नंबर 4 में एक छोटा सा टॉपिक है, एक आधे पेज का ही टॉपिक है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से डायरेक्टली लिया हुआ टॉपिक है। इट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। आइडियल रिलेशनशिप डायरेक्ट है, जितना आइटम मटेरियल है आप उतना उसको ज्यादा चेक करोगे, जितना आप उसको ज्यादा चेक करोगे उतना ओवरऑल ऑडिट रिस्क आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दैट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। अच्छा, पर एक बात और समझना, इससे मुझे ये भी लग रहा है कि बेसिकली ये लोग आपको ऑडिट रिस्क का कंसेप्ट यहाँ पे पूछेंगे, राइट। somehow they are trying to show you कि they will ask you a question about audit risk।
आपका चैप्टर नंबर 4 शुरू ही होता है ऑडिट रिस्क। तो आप है ना ऐसे 315 से भी ज्यादा अभी आपका ऑडिट रिस्क का जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट, दैट इज द केस। अच्छा आगे पढ़ते हैं। Saburi Textile Limited is an established player in the textile manufacturing sector. It has developed a strong internal control in almost every area. It has appointed you as an internal audit team head. Internal audit has a very strong relation in the internal control of the company. Internal audit analyze तो वो सारी बातें हैं। Okay, explain stating clearly the activities relating to the internal control। तो ये है ना बेसिकली आपका internal audit function का क्वेश्चन है, राइट, ध्यान रखना ये आपका internal audit function का क्वेश्चन है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन अगर आप याद करते हो तो मैं हमेशा स्टूडेंट को इस तरीके से समझाता हूं कि कंपनी में सबसे पहले विद इन ऑर्गेनाइजेशन, समझना विद इन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, राइट, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन करना है, उसको हम इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल के बाद अगर आप देखते हो तो ना सिर्फ फ्रॉड और एरर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, बट बेसिकली मैं बोलता हूं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी, राइट, आपके जितने भी रिस्क है, राइट, सो विद इन एंड इवन आउटसाइड जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए हम जो सिस्टम बनाते हैं उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। और ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के बाद भी हम देखते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली कल्चर है, उसके ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम की तरह भी हम बात करते हैं, राइट। तो ये सभी चीज को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन की है, राइट। और ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन की तरह इंटरनल कंट्रोल के 4 टॉपिक आपको स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं। ये 4 टॉपिक आपको यहाँ पे पूछे हैं। तो पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मैं 2 अटेम्प्ट से स्टूडेंट को बोल रहा हूँ इंटरनल ऑडिट फंक्शन का क्वेश्चन आएगा, सो मेक श्योर आपको तो ये जो मैंने बताया ना, इसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये सिस्टम जो है वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है ना, इट बेसिकली कवर्स द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द गवर्नेंस, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल, एंड इन द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल देयर आर अगेन 4 एक्टिविटीज जो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 में, सॉरी, चैप्टर नंबर 5 में आपको 143.12 पूछा है, 1 करोड़ से ज्यादा वाला, राइट। 143 रूल 13 पूछा है, राइट। तो बेसिकली 143.12 आपका एमपी क्वेश्चन है। 143.12 का बहुत अच्छा सा चार्ट मैंने बनाया हुआ है, उसको एक बार आप रेफर कर लो, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, राइट। 143.12 किसके बारे में है? इट इज ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है तो आप किसको रिपोर्ट करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। चलिए दूसरा देखते हैं। वेल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ ऑलवेज बेस्ट कंपनी लिमिटेड, ऑडिटर of the B Kapoor and company observed the lot of intentional misstatement, fake invoices. Consider this document exceptional circumstance and it's bring question of inability. देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कॉर्नरिंग, राइट। अगर आप देखते हो तो चैप्टर नंबर 5 में आपका लास्ट टॉपिक है, राइट। 6 नंबर का टॉपिक है इंस्टीट्यूट के मटीरियल में। इसलिए बोल रहा हूँ मटीरियल नहीं पढ़ा ना तो खो जाओगे ऑडिट में। कोई कुछ भी बोले, आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल एक बार पढ़ना जरूरी है, उसके बिना ऑडिट में स्कोर करना डिफिकल्ट है। अच्छा, तो अगर आप ये लास्ट टॉपिक देखते हो चैप्टर नंबर 5 की तरह, 6 नंबर का टॉपिक है आपका, जहां पे ऑडिटर्स इनेबिलिटी टू कंटिन्यू एंगेजमेंट करके एक टॉपिक है, वो पूछा है लास्ट नंबर का टॉपिक। पूरी चैप्टर नंबर 5 में फ्रॉड का डिस्कशन है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर की बातें हैं, कारो वाली बातें हैं, फ्रॉड रिपोर्टिंग की बातें हैं, और छोटा सा टॉपिक इतना लास्ट में दिया है, उसको यहाँ पे आरटीपी में। इवन आप देखो चैप्टर नंबर 6 में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पूरे चैप्टर नंबर 6 में अलग अलग कंसेप्ट है, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये वो कितनी सारी चीजें हैं, और फिर लास्ट में जाके उन्होंने आपको सारी जो अलग अलग टर्म्स है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, वो जाके यहाँ पे पूछ लिया है। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ कॉर्नरिंग दे आर डूइंग व्हेन इट कम्स टू योर पेपर दैट इज गोइंग टू कम, राइट। छोटे छोटे टॉपिक ढूंढ के निकाल के पूछने का ट्राई कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपके ओरिजिनल पेपर जब May 20 का आएगा तो सारे क्वेश्चंस कॉर्नरिंग के नहीं होंगे, दैट्स व्हाट लाइक वी आर अज्यूमिंग, बट व्हाट आई एम स्टिल सजेस्टिंग इज मेक श्योर यू रीड मॉड्यूल, make sure you are aware about the cornering topic so that if those kind of question comes you are not blank in the exam. चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्लियरली, IFC। अभी समझना ये IFC वाला टॉपिक भी जो है आपके चैप्टर नंबर 4 में भी है, ये IFC वाला टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 6 में भी है, राइट। सो इन अ वे, और ये लोग बता रहे हैं तो ये IFC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू मस्ट सी फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 6। चलिए चैप्टर 7 में जाते हैं, ऑडिट सैंपलिंग के ऊपर।
तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, राइट। और दूसरा आपको पूछा है सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू टू टाइप्स ऑफ इरेनमस कंक्लूजन। तो सैम्पलिंग रिस्क, तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और सैम्पलिंग रिस्क के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में उन्होंने बोला है, इफ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद 520 आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशन एंड रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दैट डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय सिग्निफिकेंट, हाउ वुड द ऑडिटर इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन का एक 8वें नंबर का लास्ट वाला टॉपिक पूछा है। इन सेम वे इवेल्युएशन ऑफ द वेदर द एक्सपेक्टेशन कैन बी डेवलप सफिशिएंटली। देखो दोनों अनकॉमन क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेक्टेशंस, सो डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन। तो जनरली मैं एपी की बात करता हूं तो एपी की तरह परफॉर्मिंग एपी में 4 चीजें हैं, राइट। पहले तो हम बोलते हैं सूटेबिलिटी, फिर हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, फिर तीसरे नंबर का टॉपिक है डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन। वो डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन वाला टॉपिक यहाँ पे आपको पूछा गया है, राइट। चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते, देखो कितनी मतलब आई एम वेरी सरप्राइज बाय दिस आरटीपी, राइट। सारे लास्ट वाली चीजें पूछी है। पूरा चैप्टर नंबर 9 आपका 90 पेज का है, 90 पेज को निकाल दिया, लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, राइट। और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में से 4 चीजें पूछ ली, बोलो दे आस्क 4 थिंग्स फ्रॉम द प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं इस बार तो आप मॉड्यूल पढ़े बिना जा ही नहीं सकते, राइट। नो चांस यू कैन गो देयर। ओके, while conducting, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। while conducting the audit of airspace limited, the auditor observed that it has issued shares at a discount। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला डिस्काउंट तो नया चेंज है, राइट। आप सेम टू सेम प्रैक्टिकल पढ़ के जा सकते हो, डिस्काउंट का क्वेश्चन आना कंफर्म है, ठीक है। चैप्टर 10 देखते हैं। 139(1) पूछा है, जहाँ पे रिटर्न कंसेंट और सर्टिफिकेट जो हम लेते हैं उसकी बात की है, राइट। सो 139(1) क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, एडीटी 1 और एडीटी 1 के तरह आपको सर्टिफिकेट और कंसेंट लेना पड़ता है, उसके बारे में पूछा है। नेक्स्ट, हैरी लिमिटेड अपॉइंटेड सी लक्ष्मण इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी अंडर टर्म 5 years। द कंपनी ऑफर्ड हिम सर्विस ऑफ एक्चुअल सर्विस। तो सेक्शन 144, सेक्शन 144 के तरह आप सेम कंपनी में ऑडिट और एक्चुअल सर्विस साथ में ले सकते हैं नहीं हो, तो इट्स अ वायोलेशन ऑफ 144। और अगर आप वायोलेशन करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। और बेसिकली कारो पूछा है, जैसे मैंने आपको बताया कारो 20 का कंफर्म क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो विदाउट फेल आप मेरा कारो वाला टॉपिक देख लेना, उसका मटेरियल देख लेना, लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लेना। कारो में से 6 क्वेश्चन आएगा, आता है एग्जाम में, मेरे को मैसेज करना, सर मजा आ गया, कंप्लीट लिख के आ गए, ठीक है। सो दैट्स अबाउट कारो। 11 में जाते हैं। तो ऑडिटर shall evaluate whether the financial statement are prepared in accordance with the requirement of applicable FRM, explain stating the clearly specific evaluation। ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। 5 एग्जाम में चैप्टर नंबर 11 में 5 में से 3 में उन्होंने स्पेसिफिक इवैल्यूएशन पूछा है, और हर एक आरटीपी में स्पेसिफिक इवैल्यूएशन डाल देते हैं। तो स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करके जाना है, नो चॉइस। आगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ध्यान रखना, रिसेंटली इन्होंने जो May 21 ऑनवर्ड मटेरियल निकाला उसमें उन्होंने डिस्क्लेमर के ऊपर 4 या 5 अलग अलग टॉपिक रखे हैं। मैं चाहे तो आपको लिंक में वो कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हैं वो भी ऐड कर दूंगा। वो डिस्क्लेमर वाले क्वेश्चन, डिस्क्लेमर का डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर कब करना है, डिस्क्लोजर करोगे तो क्या होगा, आपका ओपिनियन पैराग्राफ मॉडिफाई करना है, वो करके जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं पूछा तो दूसरा पूछेंगे, बट डिस्क्लेमर का ऐसे 705, उसमें टाइप्स ऑफ ओपिनियन 3, उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है। चलिए 12 पढ़ते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 देखते हो, देयर आर डिफरेंट प्रोविजन। सो एनपीए और उसकी प्रोविजनिंग के बारे में पूछा है। तो वैसे भी मैंने आपको बोला है कि जब भी आप चैप्टर नंबर 12 पढ़ते हो तो उसमें एडवांस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन एनपीए के ऊपर ही आता है। या तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ एनपीए आएगा, या तो फिर बेसिकली ये आपका एनपीए का प्रोविजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछा है और प्रोविजन कंटीजेंसी पूछी है। तो आप समझना, आप अगर वो मेरा 6 पार्ट वाला चार्ट समझते हो तो इनिशियली आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में बोला गया है, फिर आपको कंडक्टिंग ऑडिट के बारे में बोला गया है, फिर एडवांस के बारे में बोला है, फिर रेवेन्यू ऑडिट के बारे में बोला गया है, फिर एक्सपेंस ऑडिट के बारे में बोला गया है। तो आप देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन ऑडिट ऑफ एक्सपेंस के हैं। अगेन कॉर्नरिंग, तो मतलब मैं तो अगर इसको एनालाइज कर रहा हूं ना तो मुझे ये लग रहा है सभी चैप्टर के लास्ट के 2-2 टॉपिक पढ़ के जाओ, उसमें से आपका पेपर आने वाला है। द वे दे प्रेजेंटेड, सबके लास्ट के 2-2 टॉपिक उठा के रख दिए हैं। दैट्स द केस, राइट। एंड फाइनली चैप्टर नंबर 13, पिल्फरिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन द होटल मैनेजमेंट। तो पिल्फरेज और होटल मैनेजमेंट मतलब कि ऑडिट ऑफ होटल पूछा है।
एंड सेक्शन 79, ये भी लास्ट वाला, देखो ये भी लास्ट वाला। मैं इनका देखो, मेरे को इनका टेक्निक समझ में आ गया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, सभी चैप्टर के लास्ट 3 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, आप पास हो जाओगे। द वे दे प्रेजेंटेड द आरटीपी, राइट। सो दैट वाज ऑल योर सॉल्व आरटीपी फॉर मे 2022। अगर आपको कोई भी टॉपिक में क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, कुछ चीजें हैं, तो आप मुझे बताना। आई एम हियर टू हेल्प यू, राइट। लेट्स क्रैक द ऑडिट, लेट्स स्कोर द एग्जाम्पशन एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू। नमस्ते।